वेलकम है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम सोनाली है। मैंने आपको जो पिछले क्लास में पढ़ाया था उसमें मैंने आपको कुछ विश्व की मुख्य जानकारियाँ दी थी, ठीक है, जिसमें अपन ने पढ़ा था हिरोशिमा नगर के बारे में और हेलमंद और नाइट ईस्ट रिज के बारे में पढ़ा था। इसके साथ साथ और कई अन्य जानकारियाँ थी। आज हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान के बारे में, जो कि आपके सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें भारत, विश्व और कुछ मुख्य जानकारियाँ होगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हमें लाइक कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। आपका स्कोर ज़रूर बताइए। कुछ बच्चे अभी स्कोर्स नहीं बता रहे हैं और बता भी नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो देखते हो और आपको समझ में आता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। नहीं आता है तो भी कीजिए और आता है तो भी कीजिए, ताकि हमें पता चले कि हमें क्या सुधार करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारी जो क्लास है आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वह ये होगा, ध्वनि और ध्वनि तरंगों का अध्ययन। मतलब कि ध्वनि और जो ध्वनि तरंग है उनके अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है हमसे। अब देखो ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है आपका मैकेनिकल, ऑप्शन नंबर बी है आपका तकनीकी, ऑप्शन नंबर सी ध्वनिकी और ऑप्शन नंबर डी है आपका ध्वनि तरंगे, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप आंसर जरूर दीजिए, ठीक है। अब देखेंगे कि हम इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वह ध्वनिकी होगा। अब देखो कि ध्वनिकी के अंदर अंतर्गत क्या क्या आता है। तो ध्वनिकी भौतिक का वह शाखा है। क्या है यह? भौतिकी एक शाखा है। कौन? ध्वनि। ध्वनि क्या है? एक भौतिकी शाखा है, ठीक है। आगे देखेंगे जिसके अंतर्गत ध्वनि तरंगे, जिसमें यह यांत्रिक तरंगों का अध्ययन करती है। जो तरंगे हैं सारी, जैसे पराबैंगनी तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे इत्यादि की तरंगे क्या करती है? इसमें यांत्रिक तरंगों का अध्ययन करती है, ठीक है। किसका अध्ययन करती है? ये जो यांत्रिक तरंगे होती है ना, उनका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे इसकी तथा ध्वनि और ध्वनि तरंगे, ठीक है। तथा ध्वनि और ध्वनि तरंगे का जो अध्ययन है वह ध्वनिकी ही कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत का सिलिकॉन शहर क्या कहलाता है, ठीक है। क्या पूछा गया हमसे कि जो भारत का सिलिकॉन शहर है वो क्या कहलाता है। आपको आंसर पता है तो आप ज़रूर बताइए। हाँ, तो चलेंगे हमारा ऑप्शन में चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए है आपका बेंगलोर, ऑप्शन नंबर बी है आपका गोवा, ऑप्शन नंबर सी जयपुर, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली, ठीक है। आंसर ज़रूर दीजिए। चलिए देखेंगे हम कि भारत का जो सिलिकॉन शहर है, ठीक है। अब देखो कि जो बेंगलुरु है वह मैसूर के पठार पर है। बेंगलुरु कहाँ पर है? बेंगलुरु है मैसूर के पठार पर, ठीक है। इसके साथ इस क्षेत्र को सिलिकॉन पठार कहा जाता है। कहाँ पर? देखो पठार के ऊपर है तो उस पठार को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन पठार। सिलिकॉन जो पठार ये क्या हैगा? मैसूर में हैगा। मैसूर के होने के बाद जो जगह है वो क्या है? बेंगलुरु है, ठीक है। तो आप इतना याद रखिएगा कि बेंगलुरु मैसूर पठार पर है, ठीक है। और वहाँ पर क्या हैगा? सिलिकॉन पठार है। मतलब कि जो जिस पठार पर बेंगलुरु है उस क्षेत्र को, जैसे कि पठार बहुत बड़ा है मैसूर का पठार, तो उसमें एक जगह है जो कि सिलिकॉन पठार है, जो कहाँ पर है? बेंगलुरु में है, ठीक है। तो भारत का जो सिलिकॉन शहर है वो क्या है? बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरब सागर की रानी किसे कहा गया है? अरब सागर की रानी किसे कहा गया है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए आपका बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी है आपका अंडमान, ऑप्शन नंबर सी है आपका कोचीन और ऑप्शन नंबर डी है आपका गोवा, ठीक है। अब देखो कि अरब सागर की रानी, तो जो कोच्चि है ना, कोचीन, ठीक है। कोचीन भारत की पश्चिमी तट रेखा का मसालों का व्यापार केंद्र रहा है। किसका? पश्चिम तटीय रेखा का मसालों का व्यापार केंद्र रहा है और इसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। किसको? कोचीन को क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी, ठीक है। देखो क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे। अब देखो इसके आगे और जानकारियाँ देखिए आपकी। यहाँ पुर्तगालियों का आधिपत्य हुआ है। मतलब कि जब पहले क्या था, यहाँ पे जो पुर्तगालिया प्रजाति के जो लोग थे उनका यहाँ पर अधिकार हुआ है। कहाँ पे? कोच्चि में, ठीक है। हाँ, आगे देखेंगे हम। और उपनिवेशनीय भारत की प्रथम यूरोपीय कॉलोनी है, ठीक है। अक्सर क्वेश्चन रहता है कि उपनिवेशीय जो भारत की प्रथम कॉलोनी है वो कहाँ पर है, तो वो कोच्चि में है, ठीक है। हाँ, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वह यह है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध का मूल नाम पूछा गया है हमसे। बौद्ध धर्म के
संस्थापक बुद्ध जो गौतम बुद्ध थे, ठीक है, बुद्ध का पूरा नाम क्या है, गौतम बुद्ध का जो मूल नाम है मतलब कि बचपन का नाम पूछा गया है हमसे, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है हमारा सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर बी है आपका दुष्यंत, ऑप्शन नंबर सी है आपका समारा, ऑप्शन नंबर डी है आपका महात्मा, ठीक है। तो हम देखेंगे जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध के बारे में हम जानेंगे तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। कौन थे? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, ठीक है। इसके कौन थे? प्रवर्तक थे बौद्ध धर्म के। याद रखिएगा आप कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक है। इनका जन्म देख लो, इनका जन्म 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तथा महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण इन्होंने कब किया? तो 563 ईस्वी में पूर्व में हुआ था, ठीक है। आगे देखेंगे बचपन में इनका जो नाम था वो क्या था? राजकुमार सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। मतलब कि जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, कौन? बुद्ध। कौन? बुद्ध। बुद्ध का पूरा नाम क्या है? गौतम बुद्ध। इनसे हमसे पूछा गया है इनका जो मूल नाम है वह क्या था। हमने अभी पढ़ा कि इनका क्या नाम था? राजकुमार सिद्धार्थ नाम था, जिनका जन्म हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वह यह हैगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब है? ठीक है, मतलब कि अभी हाल ही में कब बनाया गया है, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है आ गया है, मतलब कि अभी कब बनाया गया था उसके बारे में पूछा गया है। सिर्फ डेट तो वही रहेगी, ठीक है। चलो हाँ, बस सन चेंज हो जाता है। तो देखिए कि जो विश्व भर में 3 मई 2020 कब बनाया गया है? 3 मई 2020। देख लीजिए आप ऑप्शन नंबर सी को कि 3 मई 2020 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। यह दिवस मीडिया की आज़ादी पर, देखिएगा कि ये क्यों बनाया गया था। तो यह जो दिवस है यह मीडिया की जो आज़ादी पर हमलों से, मतलब कि ऐसा होता ना अक्सर मीडिया वगैरह पहुँच जाए तो उन पर हमले वगैरह हो जाते थे, ठीक है। तो क्या हुआ था कि आज़ादी पर जो हमलों से मीडिया की रक्षा करने तथा मरने वाले पत्रकारों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्य करता है। मतलब कि जो हमले में जैसे होता है अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं और मीडिया पहुंच जाती है तो लोग उन पर ही हमले वगैरह कर देते हैं ना, तो उसमें कुछ लोगों अपनी जान भी गंवा देते हैं। तो क्या है कि उन जो पत्रकार रहते हैं ना उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्य करता है। तो उन्होंने जो डेट दे के रखी वो कितनी है? 3 मई, मतलब कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को रहेगा हर साल। इसके बाद अभी कब बनाएगा? तो 3 मई 2020 में बनाया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आएगा? ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। वेकअप इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। क्या क्वेश्चन रहेगा हमारा कि वेकअप इंडिया जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई थी। हाँ, तो हम देखेंगे कि ऑप्शन देखो पहले, ऑप्शन नंबर ए है आपका एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी है आपका हेलेन केलर, ऑप्शन नंबर सी है का जावेद अख्तर, ऑप्शन नंबर डी है लिसा रे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? एनी बेसेंट। अब देखो कि एनी बेसेंट कौन, तो इनका जो पूरा नाम है वह है डॉक्टर एनी बेसेंट, ठीक है। अब देखो इनके बारे में, तो डॉक्टर एनी बेसेंट भारत प्रेमी महिला थी, मतलब कि वो अपने भारत से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। तो तथा वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा भी बनी थी। कौन? डॉक्टर एनी बेसेंट, ठीक है। क्या थी? तो यह एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा भी बनी। आगे देखेंगे, एनी बेसेंट से प्रेरणा प्राप्त कर हमारे देश में कई समाज सेवक को मतलब बल मिला, मतलब कि समाज सुधार हुए, ठीक है। आगे देखो कि यह इन्होंने वेकअप इंडिया का जो पुस्तक है उसका क्या कहता है? प्रतिपादन, मतलब कि उन्होंने लिखी थी। किसने लिखी थी? एनी बेसेंट ने, डॉक्टर एनी बेसेंट ने वेकअप इंडिया पुस्तक लिखी थी। मतलब किसके द्वारा लिखी गई? तो एनी बेसेंट के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वह यह है, भारत का पहला संयुक्त स्टॉक बैंक कहाँ पर है, ठीक है। मतलब कौन सा बैंक है, ठीक है, उसके बारे में पूछा गया है। भारत का पहला संयुक्त स्टेट बैंक के बारे में पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए आपका इलाहाबाद बैंक,
ऑप्शन नंबर बी है आपका पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर सी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपकी SBI बैंक। ठीक है, तो देखो अभी फ़िलहाल में आप लोग SBI के ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ो, मगर ऐसा नहीं है। ठीक है, देख लीजिए, आप ध्यान से सुनिएगा कि जो इलाहाबाद बैंक है, मतलब कि इलाहाबाद बैंक को भारत का पहला संयुक्त स्टॉक बैंक कहा जाता है। मतलब कि यह क्या था, पहला संयुक्त स्टॉक बैंक था। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल में SBI मतलब बहुत ज़्यादा SBI के ज़्यादा कार्य हुए हैं, तो बच्चे अक्सर कन्फ्यूज भी हो जाते हैं कि SBI होगा, मगर ऐसा नहीं है। जो इलाहाबाद का जो भारत का जो पहला संयुक्त स्टॉक बैंक था वह इलाहाबाद बैंक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा यह हैगा कि जिन देशों के पास मुद्रा के रूप में रुपया है। ठीक है, क्या पूछा गया है, जिन देशों के पास मुद्रा के रूप में रुपया है वो कौन कौन से देश है। भारत, मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी इराक और ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब। ठीक है, अब देखो कि जो भारत है उसमें क्या चलता है, हमारे यहाँ तो रुपया ही चलता है। मॉरिशस में भी रुपया है, नेपाल में रुपया है, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये कौन सी चीज़ें जो चीज़ें में रुपया। अब अफगानिस्तान में क्या है, अफगानिस्तान में मुद्रा चलती है, इराक में भी मुद्रा। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन यह है कि जिन देशों के पास मुद्रा के रूप में रुपया है। ठीक है, मुद्रा के रूप में रुपया पूछा है, मतलब कि मुद्रा के रूप में मुद्रा के रूप में रुपया है, उन देशों के नाम पूछे गए हैं। तो हमारे भारत, मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, मतलब कि यह ऐसे देश है जिनके पास मुद्रा के रूप में रुपया है, क्योंकि हमारे भारत में सबसे अच्छी चीज़ है, हमारे भारत में क्या चलता है, रुपया चलता है। ठीक है, आप सभी ये चीज़ जानते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा कि हमारे भारत, मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में यह ऐसे देश है जिनके पास मुद्रा के रूप में रुपया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई कौन थे। मतलब कि नोबेल पुरस्कार पहले जो पहले एशियाई थे वह कौन थे। ठीक है, मतलब कि हमारे जो भारत से एशिया में सबसे प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र, ऑप्शन नंबर बी है आपका सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी है आपका जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपको पता है तो आप आंसर जरूर दीजिए। तो चलिए हम चलते हैं। जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे वह थे वो पहले जो व्यक्ति थे वह थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ जानकारियाँ देख लेते हैं हम, एशियाई से जुड़ी हुई। ठीक है, किससे जुड़ी, एशियाई से। रविंद्रनाथ टैगोर भारत ही नहीं एशिया के प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, कहाँ के, भारत के तो थे ही सही वो, इसके साथ साथ कहाँ के थे, एशिया के भी थे। अब आगे देखो कि इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, है ना। अब देखो कि उन्हें 1913 में उनकी कृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कहाँ पे, एशियाई में 1913 में। ठीक है, कौन सी कृति के लिए, जो गीतांजलि जो कृति थी उनकी, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, किससे, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे देखेंगे हम कि नोबेल पुरस्कार गुरुदेव ने सीधा स्वीकार नहीं किया था। अब ऐसा होता कि नोबेल पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया था तो इनके जो गुरु थे उन्होंने क्या है, इसे सीधा स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, इसकी ज़्यादा जानकारियाँ नहीं है, मगर ऐसा कहते हैं अक्सर कि जब इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला गया था तो इनके जो गुरु थे उन्होंने इसे सीधे स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, तो हमारे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम एशियाई कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। अब इन्हें कब पुरस्कार, 1913 में इनकी जो कृति मतलब की रचना थी गीतांजलि, उसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए, हाँ, तो हमारे जितने भी क्वेश्चन आज के सामान्य ज्ञान के आपके जो क्वेश्चन बने हैं आप अच्छे से देख लीजिएगा, और पिछली क्लास अगर आपकी कुछ रह गई हो तो आप उसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ठीक है बेटा, इसके साथ साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो किसी क्वेश्चन से रिलेटिव तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और इसके साथ अगर आपको किसी चीज़ का मतलब मटेरियल चाहिए या टॉपिक पढ़ना है तो आप वह भी बता सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, ताकि हम अगली बार आपके लिए उस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चंस लेके आए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच हमारा वीडियो देखने के लिए, और लाइक शेयर करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में।